अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम एन आवर विद पेन एक्सपर्ट में उज़ैर अहमद, प्रोडक्ट मैनेजर मार्टिन मार्कर, आपके सामने हाजिर है। और जैसे कि आप जानते हैं, ये प्रोग्राम आपके लिए एक पेशेंट अवेयरनेस और पेशेंट केयर के हवाले से मुख्तलिफ़ इंटरव्यूज़ और मुख्तलिफ़ अवेयरनेस के लिए मार्टिन डाउ की जानिब से मुनक्किद किया जाता है। और मार्टिन डाउ के हवाले से आपको बताते चलें, मार्टिन डाउ मार्कर पाकिस्तान की टॉप फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में से एक है और पेशेंट केयर और पेशेंट सर्विसेज में अपना एक नुमाया मुकाम रखती है। इस पूरी सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ में हम आपके लिए पाकिस्तान के टॉप नॉच डॉक्टर्स को लेकर आते हैं, जो कि आपका मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं, सही तरीका, सही मेथड, बेहतर लाइफस्टाइल और सही तरीक़ेकार के हवाले से आपको बताते हैं। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, हम पेन एक्सपर्ट्स और पेन के हवाले से आज बात करने वाले हैं। और इस सिलसिले में हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान के मायनाज डॉक्टर और हेल्थ केयर प्रोफेशनल जो कि टॉप नॉच गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट में से एक हैं। डॉक्टर उस्मान नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में एज अ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के तौर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं और पेशेंट्स को वहाँ पर ना सिर्फ ये कि आप अपनी सर्विसेज के हवाले से फेमस हैं, बल्कि अमंग द पेशेंट्स भी आप बहुत मशहूर हैं। तो आज हम डॉक्टर साहब का इंट्रोडक्शन कराएंगे, डॉक्टर साहब से आपको मिलवाएंगे और पेन के हवाले से और इस पूरे मौजू के हवाले से आपको एक नहायत कारामद एक मैसेज आपसे शेयर करेंगे, ताकि आपकी रहनुमाई हो सके और बेहतर तरीके से सेहतमंद ज़िंदगी आप गुजार सकें। तो इस सिलसिले में मैं वेलकम करूँगा डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो एंड डेफिनेटली इट्स रियली ऑनर फॉर अस कि आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। डेफिनेटली डॉक्टर साहब लोग आपसे जानना चाहते हैं इस मौजू के हवाले से, डिफरेंट रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिस तरह से उनको सामना होता है मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों का, या जिस मुख्तलिफ़ किस्म की जो उन्हें मुश्किलात होती हैं इस हवाले से, और जो मैल प्रैक्टिसेस जो ना जानते हुए पेशेंट्स कर जाते हैं या यूजुअली लोग आम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं, उसके हवाले से हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करेंगे और यकीनन आपसे जानना चाहेंगे। सो वेलकम, आई रियली वेलकम यू ऑन दिस शो डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपने मुझे दावत दी और बुलाया। दर्द के लिहाज से जो बात सबसे पहले समझने की है वो ये है कि दर्द जिस्म का एक अलार्म सिस्टम है। बॉडी में जब कोई इमरजेंसी या कोई चीज़ का तवाज़न बिगड़ता है तो बॉडी आपको बताने के लिए कि कुछ गलत चल रहा है, उसके लिए दर्द की सूरत में सिग्नल देती है। अच्छा, अगर ये सिग्नल है किसी डैमेज का, तो इस सिग्नल को बंद कर देना इसका इलाज नहीं। वाह। इसका इलाज वो जो डैमेज हो रहा है उसको ख़त्म करना। तो सबसे पहली जो बात हमें समझने की है कि ये एक सिग्नल है और सिग्नल को हमने नहीं रोकना, हमने जिस वजह से सिग्नल बन रहा है उसे रोकना है। और मतलब डॉक्टर साहब, इस बात से हम डेफिनेटली ये एक रहनुमाई की बात है पेशेंट्स के लिए भी, वरना पेशेंट्स अमूमन दर्द को ही कुछ वजह समझते हैं कि ये एक चीज़ है जिसकी आपने बिल्कुल वजाहत से बताया कि ये एक सिग्नल है और इसको रोकना इज़ अ प्रॉब्लम और इसकी रूट कॉज को हमने ट्रीट करना होता है फॉर द डिफरेंट। डॉक्टर साहब, पेशेंट्स के लिए हम ये जानना चाहेंगे ये कितने इकसाम के दर्द होते हैं, क्योंकि डेफिनेटली पेशेंट डोंट नो अबाउट दैट, उनके लिए दर्द सिर्फ दर्द होता है, और किस तरह से पेशेंट या लोग आम तौर पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के दर्द हैं या ये मुझे ये इस किस्म का पेन हो रहा है। सही। अच्छा, दर्द को अगर हम डिवाइड करें तो इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। सबसे पहले जो एक किस्म के उसके ड्यूरेशन के लिहाज से उसे डिवाइड किया जा सकता है। अगर 6 हफ्ते से कम का दर्द है तो हम इसे अपनी ज़बान में एक्यूट या जल्दी वाली दर्द कहते हैं। अगर 6 हफ्ते से ज़्यादा का है तो उसे हम क्रॉनिक पेन कहते हैं। इसके अलावा दर्द कहाँ से शुरू हुई, उसकी वजह क्या थी, उसके लिहाज से भी हम देखते हैं कि पट्ठों की वजह से दर्द था, नर्व डैमेज की वजह से दर्द था, हड्डियों की वजह से दर्द था।
तो इसके लिहाज से भी हम इसे डिवाइड करते हैं। लेकिन अमूमी तौर पे जो दर्द को हम डिवाइड करते हैं वो उसके दुरानिये के लिहाज से, 6 हफ्ते से कम दुरानिये वाला, 6 हफ्ते से ज़्यादा दुरानिये वाला। ओके डॉक्टर साहब, इसमें अब जैसे एक नॉर्मल डेली लाइफ को अगर हम देखें, हम जिस तरह से ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें डिफरेंट हम कोई वर्कआउट करते हैं या किसी भी किस्म का कोई एक जनरल घर के काम होते हैं फीमेल्स में, तो यूजुअली दे आर कहीं ना कहीं मैस्कुलर और जॉइंट पेन्स उन्हें ज़रूर होते हैं। तो क्या हम इसको किस तरह से कैटेगराइज करेंगे? क्या इसको क्रॉनिक में करेंगे या इसको एक्यूट में करेंगे? क्रॉनिक और एक्यूट के लिए तो बड़ा एक क्लियर कट है कि 6 हफ्ते से कम और 6 हफ्ते से ज़्यादा। अगर कोई खातून है जिसे पिछले 1 साल से दर्द है और वो उसके लिए दवाएं ले रही हैं, कभी ले ली, 3 दिन ले ली, उसके बाद ठीक रही, फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा लेनी शुरू कर दी, और अगर उसका दुरानिया टोटल पहले दिन से लेकर अब तक 6 हफ्ते से ज़्यादा है तो हम उसे क्रॉनिक पेन में कैटेगराइज कर देंगे। लेकिन यहाँ एक बात समझने की है कि दर्द होने के बाद सबसे ज़रूरी काम जो है वो है कि दर्द की रूट कॉज क्या थी, दर्द कहाँ से शुरू हुई थी, उसको हम एवेलुएट करें कि दर्द पट्ठों का दर्द है, हड्डी का दर्द है, किसी नर्व डैमेज की वजह से दर्द है, या उसकी कोई भी कई दफ़ा दर्द किसी बगैर वजह के भी पैदा हो जाता है। ख़वातीन में अगर हम बात करें तो आम तौर पे कुछ विटामिन और की डेफिशिएंसीज की वजह से भी दर्द होता है, कैल्शियम मिनरल्स वगैरह की डेफिशिएंसीज की वजह से भी दर्द होता है। तो इसलिए सबसे पहले दर्द की जो वजह है उसे हमें तलाश करना चाहिए और उस वजह का इलाज करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैंने अभी प्रोग्राम के स्टार्ट में हम अभी यही कह रहे थे कि यूजुअली कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि लोग ना जानते हुए एक फ्रीक्वेंटली हम कर रहे होते हैं और जो कि नहायत कह लें कि ऑन अ लॉन्ग टर्म हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। उनमें से एक है कि जिस तरह अमूमन घर के लोग, ऑफिस गोइंग प्रोफेशनल्स या फीमेल्स नॉर्मली वो सेल्फ मेडिकेशंस बहुत करते हैं दर्द के हवाले से, और जैसे ही ज़रा सा दर्द हुआ, इवन किसी भी इवन कि एक पट्ठों का दर्द है या जॉइंट पेन है, उसके लिए फौरी तौर पे जी गोली निकाली और खा ली। तो इज़ इट द राइट प्रैक्टिस टू डू? हालांकि कि अगर वो OTC मेडिसिन हैं और हमें कॉमनली अगर मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाती हैं, सो इज़ इट द राइट प्रैक्टिस? आप अगर आप एक लफ्ज़ में पूछें तो नहीं, ये इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें इसकी बेसिकली देखना पड़ेगा ऐसा हो क्यों रहा है। सबसे पहले एक डाटा आपसे शेयर करता हूँ। रीसेंट आर्टिकल है, कराची से पब्लिश हुआ, उसमें अराउंड 2000 के करीब उन्होंने लोगों से सवालात किए और उसमें ये बताया गया कि 84% पॉपुलेशन हमारे मुल्क में सेल्फ मेडिकेशन करती है। 84%, इट्स अ बिग नंबर। 84% हम में ऐसे लोग हैं जो खुद से दवाइयाँ खाते हैं, और उनमें ज़्यादातर वो लोग थे जिन्होंने किसी रिश्तेदार या किसी दोस्त के कहने पर दवाई खाई। ओके ओके। और इससे आगे मैं एक बात बताता हूँ कि उन्होंने खुद ही कहा कि अराउंड 49% लोगों ने उस दवाई का एडवर्स इफ़ेक्ट किसी न किसी सूरत में देखा। ओके। लेकिन सेल्फ मेडिकेशन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है और उसकी रीज़न्स हैं जिसमें सोशियो इकनॉमिक स्टेटस भी है और एजुकेशन का प्रॉब्लम है, एजुकेशन ना कहें अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। और हम बड़े शुक्रगुजार हैं आप लोगों के जिन्होंने इस प्रोग्राम को अरेंज किया फॉर द अवेयरनेस ऑफ द कम्युनिटी। तो खैर ये मसला तो बहुत बड़ा है, 84% लोग ये फेस कर रहे हैं। अवेयरनेस हम प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, इसके साथ कुछ सोशियो इकनॉमिक स्टेटस है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो सेल्फ मेडिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा। डेफिनेटली। और इसमें डॉक्टर साहब ये तो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं
कि किस तरह से लोग पेन किलर टैबलेट्स का अब्यूज़ करते हैं, और बल्कि बहुत सारा आप सिचुएशंस में आता है कि उसे, और अगर हिस्ट्री पूछी जाए पेशेंट्स की तो वो तकरीबन सालों से जो है वो फ्रीक्वेंटली, मतलब हफ्ते में 1-2 दफ़ा पेन किलर्स को, टैबलेट्स को इस्तेमाल करते हैं जस्ट ऑन देयर कॉल कि दे हैव द पेन। सो डॉक्टर साहब, ये तो एक बहुत बड़ा इशू है। तो अब अगर पेशेंट ये ना करे, मतलब अगर नॉर्मल पेन है, जॉइंट पेन है, या अपने मतलब पट्ठों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, या एक नॉर्मल ज़िंदगी में जो आम दर्द है जिसकी कोई रूट कॉज एज स्पेसिफिक कोई बड़ी बीमारी नहीं है, मतलब जिसकी रूट कॉज, तो वो किस तरह से आप क्या बेहतर राय देना चाहेंगे कि ऐसे में क्या करें पेशेंट, क्योंकि ये एक अल्टीमेटली ऑप्शन है पेशेंट्स के पास। अच्छा, एक चीज़ हमें यहाँ दोबारा समझने की है कि जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था कि ये एक सिग्नल है किसी डैमेज का, तो दर्द तो नॉर्मल बात नहीं है, दर्द हो रही है तो ये नॉर्मल बात नहीं है, ये कुछ ना कुछ चल रहा है। हमेशा दर्द होने के बाद उसका कॉज ढूंढना चाहिए। हाँ, कॉज ऐसा हो सकता है जो ख़तरनाक वाला ना हो, जैसे अगर पट्ठे में हल्का सा टीयर आ गया है, उससे हील हो जाना है थोड़ी देर में, या हल्की सोजिश या दबाव है, उससे 1 हफ्ते के अंदर अंदर बेहतर हो जाना है, तो वो एक कॉज ऐसा है जो ख़तरनाक वाला नहीं है, लेकिन उसे देखना ज़रूर चाहिए। हाँ, अगर आपका कॉज दर्द का ख़तरनाक वाला नहीं है तो उसके लिए पेन किलर्स पर जंप करने से पहले काफ़ी थेरेपीज़ हैं, उसे हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे एक एक करके एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है, अगर कोई डैमेज है या कोई चीज़ टूटी है तो उसके लिए इमोबिलाइजेशन है कि उसको ज़्यादा हरकत ना दी जाए। उसके अलावा नेचुरल रेमेडीज़ हैं पेन कम करने के लिए। टॉपिकल हम अप्लाई करें, टॉपिकल से मुराद ये है कि जल्द के ऊपर जो क्रीमें वगैरह हम लगाते हैं वो उन दवाइयों से तो बहुत बेहतर है जो हम खाते हैं। और हाँ, अगर दवाई खानी भी पड़ रही है तो आप कोशिश करें वो वाली दवा इस्तेमाल करें जो कम नुकसानदेह है। जैसे एक क्लास है पेन किलर्स की, एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें कुछ ब्रांड्स हैं, हम ब्रांड्स का नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन ये आइबोप्रोफेन है, और उसके अलावा काफ़ी नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ हैं। वो डायरेक्ट डैमेज कर रही होती हैं जाके फेफड़ों को, सॉरी ये मैदे को और गुर्दों को, इसके अलावा जिगर को भी। तो हम अगर पेन किलर्स की तरफ जाएं भी तो सेफ़ पेन किलर्स की तरफ वैसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके पास बाकी ऑप्शंस हैं और माइल्ड पेन है तो आपको दवाइयों से या गोलियों से अवॉइड करना चाहिए। वैसे डॉक्टर साहब, मैं यकीनन लोग जानना चाहेंगे कि अगर जो कंटिन्यूटी में इस तरह से पेन किलर्स को यूज़ करते हुए आ रहे होते हैं तो आप ऐसे पेशेंट्स की क्या प्रोफाइल देखते हैं? वो आपके पास आते हैं जनरली तो किस तरह की शिकायत के साथ आते हैं जिनका रूट कॉज ये होता है, या जो आपको पता लगता है अच्छा ये बीमारी इस वजह से हुई थी क्योंकि ये इस्तेमाल कर रहे थे फॉर अ लॉन्ग रन? काफ़ी पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो आके कह रहे होते हैं हम पिछले 2 साल से ये दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, दवाई खाते हैं तो ठीक हो जाते हैं, नहीं खाते तो सबसे पहली बात वही है जहाँ से हमने शुरू किया था, वैल्यूएट करना है, देखना है कि दर्द हो क्यों रहा है। अच्छा, 2 नुकसान हो रहे हैं, एक तो आप उस बीमारी का जिस वजह से दर्द हो रहा है उसे इलाज नहीं कर रहे, और दूसरा नुकसान ये कर रहे हैं कि जो दवाइयाँ खा रहे हैं वो आपके जिस्म के ऊपर मुज़र असरात दे रही हैं। तो 2 किस्म के नुकसानात हो रहे हैं। तो अगर इस चीज़ को हम रिवर्ट कर लें कि उस बीमारी का इलाज कर लें जिस वजह से ये हुआ था, तो दोनों नुकसानात से बचा जा सकता। वैसे डॉक्टर साहब, अभी आपने अपनी बात में शेयर किया है वॉज रियली कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको उसके बगैर आराम नहीं आता, मीन्स वो आदी बन जाते हैं इस चीज़ के। तो क्या ऐसा आदी बनना, ये आदी किस वजह से बनते हैं? एक्चुअली थोड़ी सी साइंटिफिक हो जाएगी, लेकिन यकीनन ये पता होना चाहिए कि इसमें आदी बनने का एक मैकेनिज़्म पूरा मौजूद है कि अगर पेशेंट्स पेन किलर टैबलेट्स को बिला वजह इस्तेमाल करते हैं तो उसके आदी बन जाते हैं और फिर वो लॉन्ग रन उसके बगैर आराम ही नहीं आता। इज़ दैट सो? बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। जिसम में कुछ केमिकल्स हैं, दवाइयाँ क्या करती हैं, उन केमिकल्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप दवाइयाँ खा रहे होते हैं तो बॉडी ने उसके मुताबिक एडजस्ट होना है। जब दवाइयाँ खा रहे हैं तो केमिकल्स भी उसके मुताबिक एडजस्ट हो रहे हैं।
जब आप दवाइयाँ छोड़ते हैं तो केमिकल्स जब नॉर्मल रूटीन में आने की कोशिश करते हैं या रीबाउंड होते हैं, तो बॉडी उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। बॉडी बाद में नहीं एक्सेप्ट करती, पहले वो जो खाने वाला वो नहीं एक्सेप्ट करता। वो कहते हैं ये बड़ा आसान है, दवाई खा ली जाए, बजाय कि आप उसके रूट कॉज को एवेलुएट करें। तो इसलिए आदि बनना पेन किलर्स में अगर आप उसका कॉज नहीं ढूंढ रहे तो ये बड़ी एक आम सी बात है। और इसके सर जिस तरह की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की प्रैक्टिस में आप देखते हैं कि इसके जो पेशेंट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म यूज़ किए हुए होते हैं वो किस प्रोफाइल के साथ आते हैं? हमारे पास जो पेशेंट अक्सर आते हैं वो मैदे के अल्सर के साथ और अल्सर भी ऐसा जो ब्लीड कर रहा होता है। ओके। खून की उल्टी के साथ मरीज़ आते हैं, मरीज़ों को काले मोशन आ रहे होते हैं, खून जिस्म में खून की मिकदार जो 13 से 14 के दरमियान होनी चाहिए HP, वो मरीज़ों की 8-6 पे। ओके। समटाइम्स हमारे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट की तरफ देखा जाए तो वो तो बहुत ज़्यादा है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो इलाज इतना मुश्किल नहीं होता अमूमी तौर पर। तो इसलिए रिकमेंडेशंस तो यही हैं कि कभी भी बग़ैर मशवरे के कोई ऐसी दवाई इस्तेमाल ना की जाए जो बाद में आपके लिए नुकसान का बाइस बने। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यानी कंसल्टेशन फर्स्ट, सबसे पहले आप देखिए मैसेज यही है बात का कि सबसे पहले कंसल्टेशन करें अगर कोई आपको पेन है किसी भी किस्म का, तो क्योंकि डॉक्टर्स जानते हैं बेहतर कि किस तरह कैटेगराइज करना है पेन्स को और किस तरीके से कौन से पेन में टॉपिकल यूज़ करवानी है, कौन से पेन में उसकी सीवियरिटी को देखते हुए कौन से पेन में टैबलेट्स की तरफ जाना है और उनको कितने अरसे इस्तेमाल करवाना है। तो आप यकीनन इसमें अभी तक का मैसेज तो यही है कि हम ऐसे पेन्स में हम पहले कैटेगराइज, क्योंकि डॉक्टर्स बेहतर जानते हैं, डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, और साथ साथ ये है कि अगर बिल्कुल फर्स्टली इनिशियल थेरेपीज़ पे जाना है तो हमारे पास एक्सरसाइज ऑप्शंस हैं, और जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि हमारे पास टॉपिकल्स एंड डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ ये कि हमारे यहाँ कुछ स्पेसिफिक अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स घर के काम करती हैं डिफरेंट, और उसमें अमूमन घरों में फीमेल्स जो हैं एक तो मतलब जो एक सिंपल कह लें कि काम करने की वजह से ज़्यादा घर का काम, एक सिंपल उन्हें पेन होते हैं डिफरेंट किस्म के, तो नॉट फॉर द एनी अदर रीज़न, जस्ट फॉर द इसी वजह से। तो ऐसे पेन्स में भी हमने एक बहुत बड़ी तादाद देखी है कि फ़ीमेल्स की जो कि फौरी तौर बस पेन किलर्स को यूज़ कर लिया, तो फीमेल्स के लिए भी ये नुकसानदेह उसी तरह से हो सकती है जिस तरह मेल्स के लिए? अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में ये रुझान ज़्यादा पाया जाता है खुद से दवाई खाने का। ओके। और दूसरी बात, अगर आपको एक छोटा सा मैं एक वाकया सुनाता हूँ। हमारे पास एक पेशेंट आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आई, उनको लोअर बैक एक थी, ओके। साथ मैदे के मसाइल भी थे। लोअर बैक एक की एवेल्यूएशन के लिए हमने उन्हें सजेस्ट किए कुछ टेस्ट, लेकिन उन्होंने नहीं करवाए समहाउ और अदर। तो खैर उनका इलाज चलता रहा। 3 महीने बाद हमारे पास वो आई तो उनकी टांगों में कमज़ोरी स्टार्ट हो गई थी। ओके। तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं टेस्ट करवा लेती हूँ। तो जब देखा गया तो हुआ ये कि जिस्म में कैल्शियम की मिकदार कम होने की वजह से उनकी हड्डियाँ भुरभुरी हो चुकी थी। ओके। और उसी वजह से उनको हड्डियाँ भुरभुरी की वजह से पेन हो रहा था, और एंड स्टेज ये हुआ कि वर्टिब्रल कोलैप्स हो गया, हड्डियाँ वर्टिब्रा की टूट गई और उसकी वजह से हराम मगज़ पे प्रेशर आया और टांगों में कमज़ोरी आ गई। तो अगर स्टार्ट में हमें पता होता कि इनकी सिर्फ कैल्शियम की मिकदार कम है जिस्म में, तो हमने सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी से उनका इलाज करना था और उनकी हड्डियों की ताकत ठीक हो जानी थी। लेकिन चूँकि डिज़ीज़ बढ़ती गई और मामला ख़राब होते गए, और एक टाइम ऐसा आया
के हराम मगज़ पे प्रेशर होने की वजह से वो टांगों की मजूरी तक बात पहुंच गई। ओके। तो ये इस कदर शुरू में आसान और एंड पे मुश्किल है। उसके बाद ऑपरेशन करवाना पड़ा एमरजेंसी की सूरत में, और उसके बाद काफ़ी देर फिजियोथेरेपी और हैंडीकैप रही। तो ये वाक़या सुनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपके सामने एक एग्ज़ाम्पल है कि शुरू में और बाद में कितना फ़र्क इलाज में हो जाता है। और फीमेल्स में जो ज़्यादा हमारे पास पेशेंट आती हैं वो शोल्डर पेन की कंप्लेन करती है कि हमारे पट्ठों में दर्द होता है। उनके टिपिकल ये वर्ड्स होते हैं कि हमारे पट्ठों में दर्द होता है, और उसकी अमूमी वजह यही होती है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी से एक और डाटा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अराउंड मोर देन 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान जिनमें विटामिन डी कम है या इनसफिशेंट है, नॉर्मल से थोड़ा कम किसी, और बहुत से लोगों में स्वेयर डेफिशिएंसी है, इवन इन मेल्स। तो रूट कॉज अगर आप एवेल्युएट नहीं करते तो किसी भी पेन को नॉर्मल वाली घर की दर्द कह देना वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे उन्होंने बैक को सिंपल घर की अमूमी दर्द समझा और बाद में एक बहुत बड़ा नुकसान उठाया। इसी तरह ही पट्टे की अगर दर्द हो रही है तो अगर विटामिन डी कम है तो विटामिन डी अगर आप उसे 1-2 महीने पेशेंट को दें तो वो ठीक हो जाती है। तो इसके लिए एवेल्युएशन ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहब डेफिनेटली ये प्रोग्राम्स सब इसीलिए ही कंडक्ट किए जा रहे हैं, सारी कोशिश यही है कि हम ये ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकें। और वंस अगेन डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो। ये अवेयरनेस जाती रहे इसकी कि जी ये छोटी जिसको हम नॉर्मली अवॉइड करते हैं इन कंडीशंस को, उन कंडीशंस में कंसल्टेशन एटलीस्ट ज़रूर लें। और उसमें भी डॉक्टर साहब अगर वो सिनेरियो कंटिन्यू रहा होगा, उन्होंने पेशेंट्स ने वो जो जिस के सिनेरियो में उसमें उन्होंने गोलियां भी खाई होंगी दर्द की उस वक्ती तौर पे आराम के लिए, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी में बाद में वो इसके साथ रिपोर्ट हो रही है। तो इन केस आपको कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम है आप ज़रूर कंसल्टेशन कीजिए, आप डॉक्टर से राय लीजिए, और यकीनन डॉक्टर जानते हैं उन तमाम, और वो आपको उसी तरह से गाइड करेंगे कि किस तरह से क्या एक मेथड है जो कि टेक्स्ट बुक में भी रिकमेंडेड है कि किस तरह से हम जो है वो पेन थेरेपी स्टार्ट कराते हैं। यानी कि सबसे पहले एक्सरसाइजेज, अब वो सबसे पहले इवैल्यूएशन करते हैं और उसके बाद अगर ये वाला पेन होता है, अगर डॉक्टर साहब आप रिकमेंड सही, अगर हमें पता चल जाता है इसी केस को अगर लेते हैं, ऐसी तमाम पेशेंट्स लो बैक पेन के साथ आती हैं और आपको ये हमें पता चलता है जी कि ये विटामिन डी डेफिशिएंसी है, जिस डेफिशिएंसी की वजह से है। और लेकिन पेन चूँकि विटामिन डी भी मेरा ख्याल है तकरीबन 1-2 महीने तो लेता है उस अपने रिफिल्स में तमाम। तो इस दौरान आप इस तरह ही रिकमेंड, आप क्या सजेस्ट करते हैं उस पेशेंट को अगर वो अर्ली इवैल्यूएशन में आपसे पूछ लेती हैं कि जी? अच्छा, अर्ली इवैल्यूएशन में फिर हम कैटेगराइज करते हैं डेफिशिएंसी की मिकदार कितनी और हड्डियों के अंदर जो कैल्शियम की कमी है वो कितनी है, उसके लिहाज से फिर आगे इलाज तजवीज़ किया जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हर इलाज में कॉमन है, जैसे पेन किलर्स एज़ लो एज़ पॉसिबल, एक्सरसाइज से 2 फ़ायदे होते हैं, हड्डियों को ताकत भी मिलती है और पट्ठों को ताकत भी मिलती है। ओके। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है दर्द की या खिंचाव की सूरत में तो फिर हम ऊपर लगाने वाली दवाई जिसे टॉपिकल पेन किलर्स कहते हैं या मसल रिलैक्सन। इसके अलावा योगा है, ऑक्यूपंक्चर है, हर्बल ट्रीटमेंट्स, हर्बल एज सच जो होम रेमेडीज़ हैं उसके साथ भी खिंचाव कम होता है। तो एक तरफ हम जो स्पेसिफिक इलाज है इस बीमारी का वो कर रहे होते हैं, दूसरा जनरल रिकमेंडेशंस दे रहे होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट एक तो कंफर्टेबल रहता है और दूसरा उसका जो रूट कॉज है वो भी साथ साथ एवेल्युएट हो रहा होता है, चल रहा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें एक चीज़ हम और मज़ीद ऐड करना चाहेंगे। ऐसे तमाम पेशेंट्स, क्योंकि अब मैं एक चूँकि जनरल पब्लिक इस प्रोग्राम को देख रही है और उनकी एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 2-3 सिनेरियोज़ आपसे डिस्कस करूँगा ताकि जनरल लाइफ से रिलेटेड, तो उन सिनेरियोज़ में क्या पेशेंट का एक्शन होना चाहिए
ये आप ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि अब देखें एक मिसाल के तौर पे ओल्ड एज कोई पेशेंट है और ही इज़ नॉर्मल, ही हैज़ ऑल द नॉर्मल थिंग्स के, बट उन्हें डायबिटीज़ है या XYZ कोई भी क्रॉनिक इलनेस है, क्रॉनिक प्रोग्रेसिव इलनेस जिसे हम कहते हैं वो मौजूद है, लेकिन वो मेंटेन सूरत हाल में है, बट ड्यू टू द एज फैक्टर उनके मैस्कुलर पेन्स होते हैं या सीढ़ी उतरते चढ़ते हुए या इस तरह के मुख्तलिफ दर्द होते हैं, बट उनका कोई रूट कॉज सीरियस नहीं है, मतलब जस्ट एक कैले मैस्कुलर और जॉइंट पेन, पट्टों का दर्द होता है। तो ऐसे में आप उन तमाम लोगों को क्या सजेस्ट करते हैं कि वो पेन की सूरत में, जो कि फौरी तौर पे, चूँकि एक तो एज भी हो गई है, अब उस एज के तनाजुर में अगर वो गोलियां खाते रहेंगे तो उससे डेफिनेटली, एक तो वैसे ही वो ऑलरेडी गोलियां खा रहे हैं, प्लस पेन किलर्स और ऐड हो जाएंगी, तो ये और प्रॉब्लम की बात हो सकती है। तो ऐसे में आप क्या सजेस्ट करते हैं उन तमाम पेशेंट्स को? ओल्ड एज में दवाई का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए, ओके, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी दवाइयाँ ले रहे हैं। और दूसरी बात जो यहाँ बड़ी अहमियत की हामिल है वो ये है कि दवाई एक और दूसरी आपस में इंटरेक्शन करती हैं, एक की कंसंट्रेशन दूसरी को बढ़ा देती है और जिस्म पे इफ़ेक्ट भी उसके लिहाज से हमें देखना पड़ता है कि जिस्म पे वो उसका इफ़ेक्ट क्या है। जैसे ऑलरेडी ओल्ड एज में लोग खून पतला करने वाली दवाएं ले रहे होते हैं, शुगर की दवाएं ले रहे हैं, अगर उसके साथ आप ऐसी दवाई दे देते हैं जिसे नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी शुरू में हमने बात की थी, तो ब्लीडिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, अल्सर के चांसेस भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आप ओपिएट्स वाली क्लास यूज़ करते हैं पेन किलर्स की, जो कि पाकिस्तान में फ्रीली अवेलेबल हैं ओवर द काउंटर, तो मरीज़ गनूदगी में चल जाते हैं और हमें वजह तलाश करनी मुश्किल हो रही होती है कि मरीज़ गनूदगी में क्यों जा रहे हैं, और गनूदगी में जाने के बाद 1000 किस्म के बाकी नुकसान आते हैं। तो इसलिए अगर मस्कुलर पेन है, आपको पता है कि ये मस्कुलर पेन है, कोई ख़तरनाक वजह नहीं है, या पट्टे में हल्का सा टियर आ गया, तो सबसे पहले हमें जो जर्नल चीज़ें हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए। एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी है या रेस्ट है। उसके अलावा जो लगाने वाली दवाएं हैं, टॉपिकल पेन किलर्स, उनका इस्तेमाल है। गोली पे आपको जाने से पहले अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर रहे हैं ऑलरेडी, तो कोई भी दवाई लेने से पहले आपको डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। एक सिंपल आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों के जिगर के मसाइल हैं, जिगर सुकड़ा हुआ है, उन लोगों में हत्ता के सिंपल पैरासीटामोल एक ख़ास मकदार से अगर ज़्यादा इस्तेमाल करवा दी जाए तो जिगर ख़त्म होने के भी चांसेस होते हैं, जिसे हम लिवर फेलियर कहते हैं। पैनाडोल एक आम दस्तयाब है, पैरासीटामोल मार्केट में दस्तयाब है और फ्रीली अवेलेबल है, लोग उसको डेली बेसिस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सी दवाई इतना बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है कि इससे जिगर बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। ओके। और अगर किसी और दवाई के साथ इस्तेमाल हो रही हो तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें जर्नल जो मैयर्स हैं उनकी तरफ आप रहें। अगर आपको दवाई का इस्तेमाल करना है, एक दवाई के साथ दूसरी भी लेनी है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लेना चाहिए। डेफिनेटली बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। और डॉक्टर साहब, इसी तरह घर की जो ओल्ड एज ख़वातीन हैं और हमारा पूरा वो ग्रुप है, आपने अक्सर ये तो हमारी कॉमन लाइफ प्रैक्टिस है, वो इतना ज़्यादा मोबिलाइज भी नहीं होती, इतना ज़्यादा एक्टिविटी भी उनकी कम होती है यूजुअली। तो ऐसे में वो अक्सर शिकायत करती हैं कि जोड़ों में दर्द है या इस तरह से पट्ठों में दर्द है, और उसके लिए फिर वो अक्सर गोलियां मंगवा के फिर उसको इस्तेमाल करती हैं, और एक स्पेसिफिक उनकी गोली बंधी हुई होती है कि फ़लाँ से ही फ़ायदा होता है। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे
कि इसमें जिससे जो एक ख़ास गोली से ही जिन्हें फ़ायदा होता है, तो ऐसे तमाम पेशेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या करें और उसके लिए किस तरह से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं और ये कितनी ख़तरनाक उनके लिए आदत हो सकती है? सही। अच्छा, अगेन वही बात के वजह सबसे पहले देखनी चाहिए। अगर तो कुछ वजूहात ऐसी हैं जिसमें हड्डियों के दरमियान में स्पेस कम हो जाती हैं, हड्डियाँ दरमियान में से घिस जाती हैं, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, तो उसमें आपको हो सकता है लंबे अरसे तक पेन किलर्स देने हों, लेकिन हम पेन किलर्स फिर वो वाले सेलेक्ट करते हैं जो कम से कम नुकसानदेह हों और अंडर सुपरविजन दे रहे होते हैं कि अगर कोई नुकसान होता भी है तो उसे कैसे रोकना है। एक चीज़, सेल्फ मेडिकेशन लंबे अरसे के लिए बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं हो। कोशिश सबसे पहले कि मेडिसिन कम से कम लें। दूसरी बात, जर्नल मेजर्स या डेली लाइफ में चेंजेस हैं वो करें, जिसमें एक्सरसाइज है, थोड़ा बहुत चलना शुरू करें। उसके अलावा मसाज थेरेपीज़ हैं, ऑक्यूपंक्चर है, योगा है। और अगर दवाई आपने इस्तेमाल करनी पड़ रही है लंबे अरसे के लिए भी, तो आपने डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी राइट सिनेरियो है। अच्छा, मैंने सर एक वर्किंग प्रोफेशनल्स में भी ये चीज़ देखी है, बल्कि हमारे साथ ही कुछ कोलीग्स काम करते हैं, ज़रा सा पेन हुआ जी, अब क्योंकि लैपटॉप बहुत देर से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से मैस्कुलर पेन होता है, तो उसके लिए वो डिफरेंट दवाइयों को इस्तेमाल कर लेते हैं। और ज़रा सा हेडेक हुआ, उसके लिए इस्तेमाल कर ली। देखें, दवा तो वंस अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और इस पूरे प्रोग्राम का कतई ये मकसद नहीं है कि हम किसी दवा तो बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले कंसल्टेशन के साथ। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि जो सेल्फ़ मेडिकेशन, और जो सेल्फ़ मेडिकेशन बग़ैर किसी मशवरे की जाती है, सेल्फ़ मेडिकेशन होती वही है जो कि सिर्फ हल्का सा दर्द हुआ और उसमें खा लिया, और उसमें जबकि ऑल्टरनेट सोल्यूशन, जबकि गाइडलाइंस कुछ और कह रही हैं इस हवाले से, हम उसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करें। तो ऐसे में डॉक्टर साहब आप क्या सजेस्ट करते हैं उन तमाम पेशेंट्स को कि जो इस तरह से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हल्के से पेन की वजह से, और उसमें भी वही गाइडलाइंस हैं? हाँ, गाइडलाइंस तो सेम है। जैसे आपने बताया लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लैपटॉप ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या प्रॉब्लम है? पोस्चर ख़राब है। आप पेन किलर ले रहे हैं और पता नहीं कब तक आपको लेना पड़े, तो उससे अच्छा आप पोस्चर अपना ठीक कर लें, या आवर्स जो हैं वो रिकमेंडेड आवर्स के अंदर आ जाएं। तो ये ज़्यादा आसान बात है, आपके लिए भी बेहतर है और फ्यूचर में भी बेहतर हो। अगर आप पेन किलर पे शिफ्ट होते हैं, पेन किलर से आपको ठीक है वक्ती आराम आएगा, जितना ही जल्दी आराम आएगा उतना वो बुरा पेन किलर है। तो बॉटम लाइन वही है कि जो कॉज है उसे पकड़ा जाए। अगर आपके पोस्चर की वजह से पेन हो रहा है तो पोस्चर ठीक करें। अगर आपकी फटीग है ड्यू टू एक्सटेंडेड वर्किंग आवर्स, तो आपने उन्हें बेहतर करना है। कुछ चीज़ें हैं जो इसमें बेहतर होंगी, जैसे पोस्चर की वजह से पेन है, मस्कुलर वीकनेस या फटीग हो रही है, तो उसमें एक्सरसाइज बड़ी हेल्पफुल है। ग्रेडेड एक्सरसाइज के नाम से एक प्रोग्राम होता है, उसमें बड़ा ड्रामेटिक रिस्पॉन्स आता है और एनर्जी लेवल्स बड़े इंक्रीज करते हैं। इवन एनर्जी लेवल्स के साथ साथ जो आपका मूड है वो बहुत बेहतर हो जाता है। तो आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी, बजाय कि आप पेन किलर्स लें और वक्ती तौर पे आराम आ गया। अगर आप दूसरे अल्टरनेट की तरफ जाएंगे तो उसमें मूड एलिवेशन भी हो रहा है, एनर्जी भी बेहतर हो रही है, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो रही है और आपको आराम भी आ रहा है। वैसे से लैपटॉप से याद आया, आप कल जितना इंटरनेट सोर्स यूज़ हो रहा है, जस्ट खाली इंफॉर्मेशन पुट करी आई हैव दैट काइंड ऑफ अ पेन, और फिर उसके लिए या कोई भी बीमारी जो भी आप प्रॉब्लम हो रही है, यूजुअली लोग सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं उनको रियल रिजल्ट समझ के, क्योंकि आप जानते हैं कि उसमें क्या क्या है, SEO बेस्ड और तमाम चीज़ें होती हैं, तो उनको रियल समझ के उसको फॉलो करना शुरू हो जाते हैं और उस रेजिमेंट में चले जाते हैं। तो एक ये कितना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कितना प्रॉब्लम है, अभी करंटली कितना बड़ा प्रॉब्लम है, आप यकीनन इस बात से एग्री करेंगे। हाँ, इंटरनेट का सबसे बड़ा इशू ये है कि रिलायबिलिटी, रिसोर्स जहाँ से इंफॉर्मेशन जनरेट हुई है उसकी रिलायबिलिटी क्या है। अगर तो वो ठीक है, जैसे आप बहुत सी वेबसाइट्स हैं जिसमें इंफॉर्मेशन अच्छी आपको मिलती है, और वी ऑल आर गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट ऑन डेली बेसिस, और खुद को पॉलिश भी कर रहे हैं, शाइन भी कर रहे हैं,
इंटरनेट फ़ायदा दे रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जहाँ से इंफॉर्मेशन आ रही है वो कितना रिलायबल सोर्स है। अगर तो वो रिलायबल सोर्स है तो ठीक है, और दूसरी बात, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है। किसी भी इंफॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए आपको बेसिक क्वालिफ़िकेशन चाहिए। जैसे एक मिसाल देते हैं, आप प्रोफेशनल हैं किसी चीज़ के, लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट फील्ड, लाइक अगर कोई टेक्स्ट की इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट से पढ़ना शुरू कर दें, आप उसे प्रोसेस नहीं कर पाते। इसी तरह ही अगर सिविल इंजीनियरिंग के बारे में आप पढ़ना शुरू कर दें तो आप प्रोसेस नहीं कर पाते, क्योंकि एक लाइन में कोई 3 से 4 टेक्निकल टर्म्स होती हैं जो हम समझ नहीं पाते। इसी तरह मेडिकल की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोसेस करने के लिए बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। अगर बेसिक इंफॉर्मेशन नहीं तो आप भटक जाएंगे। हाँ, अगर रिलायबल सोर्स है और दैट इंफॉर्मेशन इज़ फॉर द पब्लिक, तो फिर उसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, लेकिन रिलायबल सोर्स है। बाकी अगर आप करते हैं तो इसी तरह ही आप एक जंगल में घूम रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही क्या करना है, कहाँ करना है, तो आप घूमते ही रहेंगे, मंजिल नहीं मिलेगी। डेफिनेटली। मुझे अभी एक वाक़या याद आ गया, अभी रिसेंट पास में एक हमारे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने जनाब कोई उनके हेडेक हुआ और फीवर था उन्हें माइल्ड, और साथ साथ उन्होंने चेक कराई, रिपोर्ट्स करवाई, अपनी टेस्ट करवाया, तो टेस्ट में थोड़े से लिम्फोसाइट्स बढ़े हुए आ गए जो कि बुखार और उसकी कैफियत में हो। अब जनाब उन्होंने क्या किया कि उसको सर्च किया इंटरनेट पे। अब इंटरनेट पे सर्च करने पे उसका ऑप्शन क्या आता है, कैंसर। लिटरली 1 हफ्ते तक वो बच्चा फील करता रहा कि मुझे कोई कैंसर हो गया, और उसने किसी को, यानी कि वो अपने आप को छुपाने लगा ये बात कि जी मुझे कोई कैंसर हो गया है, और उसने मुझे फ़ोन किया और फ़ोन करके पूछता है कि मेरे ये लेवल्स बढ़े हुए आ गए हैं और मुझे ये लग रहा है, और ये बुखार मेरा जा नहीं रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे ये जैसा साली अभी इंटरनेट की सोर्स मौजूद है, ये मुझे जो है वो कैंसर हो गया, मैं किस तरह बताऊँ घर को। मैंने कहा किसने कहा ये आपको कैंसर हो गया है, आप किस तरह से, कोई आपके पास, और उसके तो वेरियस और टेस्ट होते हैं। खैर उसे गाइड किया, फिर डॉक्टर साहब एक हैं हमारी, उनकी तरफ भेजा, तो उन्होंने बहरहाल उसको देखा, उसके और टेस्ट करवाए उसकी तसल्ली के लिए, बिकॉज उन्हें देख के तो कंफर्म हो गया था कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज उसने इतना स्ट्रेस अपने ऊपर हावी कर लिया था जस्ट फॉर द इंटरनेट कॉज। तो बहरहाल फिर उसका जब डॉक्टर ने कंफर्मेशन दी और दूसरे टेस्ट क्लियर आए, तब उसे सुकून आया, अदरवाइज ही इज़ ऑन बेड और कंटिन्यूटी के साथ। तो ये तो डॉक्टर साहब यकीनन इसी तरह ही। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और इस वजह से हमें काफ़ी चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। समटाइम्स पेशेंट इंफॉर्मेशन इंटरनेट से पढ़ के आके हमें पुश कर रहे होते हैं कि आप टेस्ट करें। जैसे सिंपल सी बात है, एक पेट में दर्द है, मैदे का दर्द है या आंतों का दर्द, तो वो सिंपल किसी सोजिश की वजह से भी हो सकता है, और समटाइम्स वो कैंसर की वजह से भी हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बेसिक एवेल्युएशन ही आपको डायरेक्शन दिखा रही है, और एवेल्युएशन करने के लिए आपको एक बेसिक क्वालिफिकेशन चाहिए। तो खैर लोग फिर आपको आके पुश करते हैं, नहीं हमारे आप टेस्ट करें। जब हम कह रहे हैं कि हाँ आप करें, प्राइवेट सेटअप में चूँकि वो खुद पे कर रहे होते हैं, इसलिए वो कह रहे होते हैं कि हम खुद पे कर रहे हैं, आप टेस्ट क्यों नहीं कर रहे। तो ये हमारे लिए भी चैलेंजेस हैं कि पेशेंट को समझाना कि आप में अलार्म फीचर्स नहीं है, रेड फ्लैग्स नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि ये कैंसर हो। वो कहते हैं नहीं 1% प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो बेसिकली लोगों को कंफ्यूज कर दिया। अब यही हम उस टाइम बात कर रहे हैं कि आपने इंफॉर्मेशन वो पढ़नी है डेट इज़ फॉर द पब्लिक और रिलायबल सोर्स है। अगर आपने इंटरनेट को यूज़ करना है ज़रूर करना चाहिए, हम सब कर रहे हैं, लेकिन रिलायबल सोर्स होना चाहिए, और इन्फॉर्मेशन वो जो प्रोफेशनल्स वाली ना हो, जो पब्लिक वाली हो। और स्पेसिफिकली हेल्थ केयर के टॉपिक पे तो जनरल हेल्थ की केयर तो बेहतर है, अगर आपने एक्सरसाइजेज देखनी है वो भी बेहतर है, लेकिन जहाँ कोर हेल्थ केयर का इशू हो तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स डेफिनेटली मौजूद हैं और उनसे राय लेनी चाहिए, कंसल्टेशन लेनी चाहिए। दिस इज़ द ओनली वे।
लेकिन डॉक्टर साहब इसमें लेकिन हम इसको थोड़ा सा समराइज़ और करते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास, हमें डेफिनेटली पिछले प्रोग्राम के बाद कुछ क्वेश्चंस आए क्योंकि हम पेन पे कंटिन्यूसली सीरीज़ कर रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम आपसे ज़रूर करना चाहेंगे। वो पेशेंट्स के कुछ कमेंट्स में और कुछ जो है हमें ईमेल के थ्रू पेशेंट्स ने क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं यकीनन उन को कंटिन्यू करना चाहूँगा आपसे। डॉक्टर साहब एक क्वेश्चन है, ये हमारे फैसल शरीफ है, ये कहते हैं कि मेरे सर्वाइकल में अक्सर पेन रहता है और ये तकरीबन मुझे पिछले 5 साल से है। मैंने इसके लिए MRI भी कराया और ये नॉर्मल आया, मतलब MRI में कोई चीज़ नहीं आई। तो मैं इसके लिए मुझे गोलियां खाए बगैर आराम नहीं आता, तो मैं इसके लिए क्या करूं? क्या मैं गोलियां ज़िंदगी भर खाऊं? इसका इलाज क्या हो सकता है? सही। अब इलाज जो जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं, सबसे पहले वैल्यूएशन होनी चाहिए, पेन नहीं है। MRI अगर नॉर्मल है तो इसका मतलब है कि जो स्पाइन है या सर्वाइकल स्पाइन जैसे वो उन्होंने लिखा, उसमें मसला नहीं है, लेकिन पट्ठों का दर्द हो सकता है, पट्ठों का खिंचाव हो सकता है। अब एक बीमारी है पोलीमाइल्जिया रूमेटिका, वो हो सकती है। विटामिन डी की कमी की वजह से ये पेन हो सकता है। तो इसके लिए इलाज की 1 2 3 बड़ा डिफाइंड है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं। सबसे पहले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हो सकता है, इनका पोस्चर ख़राब हो, ऐसे करके बैठे रहते हो। उसके अलावा ये हो सकता है कि किसी विटामिन या मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा हो। तो इसलिए सबसे पहले एक्सरसाइज, पोस्चरल चेंज, फिर टॉपिकल पेन किलर्स, फिर भी अगर प्रॉब्लम होती है या कोई ऐसी क्रॉनिक डिजीज़ भी हैं जिसमें ये आपको यूज़ करना पड़ता है, तो फिर हम सेफ पेन किलर्स यूज़ करते हैं फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, बट एज लेस एज पॉसिबल। ओके, यकीनन फैसल अगर आप ये देख रहे हैं तो आपको इसका जवाब मिला होगा कि यकीनन इसकी आइडेंटिफिकेशन पे प्रॉपर तरीके से और जाना चाहिए, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, और फिर आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। इन केस अपने पॉस्चर को देखना है, एनालाइज करना है, कहीं ऐसा तो नहीं पॉस्चर ख़राब हो, अदरवाइज़ ये है कि यू कैन गो फॉर द टॉपिकल्स एंड अदर्स। इसके अलावा डॉक्टर साहब हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, ये फ़ीमेल हैं शमाइम नाज, इनका कि मुझे बचपन में एक चोट लगी थी और कोहनी में, लेकिन उसके बाद मैं अक्सर बिल्कुल नॉर्मल हो गई, लेकिन मुझे अब आजकल पिछले 2 महीनों से कोहनी में बहुत शदीद दर्द रहता है और बिल्कुल सेम उसी जगह पे, और मैंने उसके बाद इसका एक्सरे कराया और तमाम इसकी वैल्यूएशन हुई, लेकिन उसके बाद मुझे गोलियों पर ही रखा गया। तो क्या आप ये बताएं कि मैं इसके लिए वंस अगेन पेन किलर टैबलेट्स ही सूटेबल हैं या फिर मैं इसके लिए क्या करूं? अगर ये क्रॉनिक पेन है और एवेल्यूएशन हो चुकी है और कोई बड़ी वजह नहीं है, तो फिर गोलियों से बेहतर तो लगाने वाली दवाइयाँ और एक्सरसाइज है। अगर उनसे बेहतर नहीं होगा तो फिर हम गोलियों की तरफ जाएं। अब गोलियां कौन सी लेनी है, कितनी लेनी है और कितनी देर लेनी है, और वो कैसी गोलियां ली जाएं जो गुर्दों को, जिगर को, मैदे को असर ना डालें ज़्यादा, तो उसके लिए इन्हें डॉक्टर से मशवरा करना पड़ेगा। लेकिन गोलियों से बहरहाल अगर एक जगह पे दर्द है, अच्छा गोलियों का फ़ायदा ये है कि वो पूरे जिस्म में घूमती हैं, लेकिन नुकसान भी यही है। तो अगर एक जगह दर्द है तो बेहतर है गोलियों से आप इस्तेमाल करें लगाने वाली दवाएं या एक्सरसाइज या दूसरी चीज़ें। ओके डॉक्टर साहब, ये एक और क्वेश्चन था इस वाले से कि पेशेंट जो है वो हैं, उनका लिवर के कुछ नंबर्स इन्होंने दिए हुए, बारह लिवर कॉम्प्रोमाइज़ है, तमाम बढ़े हुए हैं, उनकी किडनी भी कॉम्प्रोमाइज़ है, और उन्हें साथ जो है वो उनको डायबिटीज़ की भी मेडिसिन चल रही हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर नॉर्मल उन्हें मतलब मुख्तलिफ उनके जॉइंट्स में पेन रहता है, तो ऐसी सूरत हाल में किस तरह से, अच्छा डॉक्टर्स उन्हें गोलियां मना की हुई हैं, तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? हाँ, जैसे हमने शुरू में बात की थी कि अगर कोई भी दवाई ले रहे हैं, तो अगर आप पेन किलर कोई सिंपल सा भी लेते हैं, उससे पहले डॉक्टर से मशवरा नहायत ज़रूरी है। एक बात हो गई। दूसरी,
अवॉइड करनी चाहिए गोलियां एज मच एज पॉसिबल। तो उसके लिए बेहतर यह है कि अब जॉइंट पेन्स की इवैल्यूएशन होनी चाहिए। जॉइंट पेन के साथ अकड़ाहट भी है, दर्द है और अकड़ाहट है, तो उसके लिए फिर हमें कुछ टेस्ट करवाने पड़ते हैं। अगर टेस्ट नॉर्मल आ जाते हैं और सिर्फ सिंपल मस्कुलर पेन है तो फिर हम उसके लिए लगाने वाली दवाएं ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ओके ओके। तो डॉक्टर साहब साथ ही हम इसमें मेरा ख्याल है आप सबको अपना इस हवाले से आंसर तो मिला होगा और बड़ी एक्सपर्ट राय है डॉक्टर साहब की, और आप यकीनन इस रेजिमेंट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा जो डॉक्टर साहब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं। ये डेफिनेटली आपकी वो कंसल्टेशन जो से आपकी चल रही है उसका तो कोई वो नहीं है, लेकिन यकीनन बहरहाल डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं और इसमें आपको बेहतर रहनुमाई के लिए, क्योंकि ये रिलेट करती हैं सारी चीज़ें वो सेल्फ मेडिकेशन से, तो डेफिनेटली उस हवाले से फिर आपकी इसमें गाइडेंस हो जाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और, बहुत बड़ा रोल है हमारे यहाँ केमिस्ट का या जो फार्मासिस्ट का, कि जो जिस तरह से क्योंकि दे हैव टू सेल द थिंग्स, और वो अक्सर जो है लोग जाके उनके पास पूछते हैं और कहते हैं जी या तो दर्द है तो उसकी दवाई दे दें, या कोई जो भी है बुखार है दर्द है उसकी दवाई देते हैं। वो उस वक्त सबसे बड़े कंसल्टेंट होते हैं और वो वहाँ से दवाई निकाल के दे देते हैं। तो डॉक्टर साहब OTC जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर मेडिसिन, जो कि आपको बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन पे मिल जाती है, उसका भी कोई कवायद तो है यकीनन कि उसके भी कुछ गाइडलाइंस हैं कि उसको किस तरह से लेना चाहिए। एक तो पहले आप ये बताइएगा क्या ये इस तरह से जाके केमिस्ट से पूछ के लेना दवाई, क्या ये ठीक है? और दूसरा ये है कि वो क्या कवायद है जिनकी बुनियाद पर OTC मेडिसिन को लिया जा सकता है, क्योंकि उसमें भी, वरना उसमें तो ये समझा जाता है ये तो एक नॉर्मल चीज़ है, लाइकवाइज कि कोई भी XYZ दवाई है वो नॉर्मल OTC में मिलती है, उसको ख़रीदा उसको खा लिया, ये नॉर्मल चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि केमिस्ट या फार्मासिस्ट, बेसिकली फार्मासिस्ट इज़ अ क्वालिफाइड पर्सन, लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है जो मेडिकल स्टोर पे प्रैक्टिस हो रही है, दे आर नॉट क्वालिफाइड। फार्मासिस्ट के साथ वो ऐसे ब्लंडर्स नहीं करते, वो क्वालिफाइड है और they are like they know how to deal these things। लेकिन जो आम मोहल्ले में मेडिकल स्टोर खुला है उसमें प्रॉब्लम है। उन्हें उस सॉल्ट का नहीं पता, उसके साइड इफ़ेक्ट्स का नहीं पता, उन्हें सिर्फ उसका इफ़ेक्ट पता है। जैसे आइबुप्रोफेन अगर कोई दे रहा है उसे पता है कि ये दर्द के लिए है, उसे नहीं पता कि इसने गुर्दों के साथ क्या करना है, मैदे के साथ क्या करना है। इसी तरह अगर कोई ओपियोइड दे रहा है तो उसे बस यही पता है कि ये ज़्यादा दर्द के लिए, बाकी दिमाग के ऊपर या हैबिचुअल बनाना या गट के ऊपर क्या उसके असरात हैं उसके बारे में नहीं पता। तो लेकिन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऐसे हैं कि हम इस चीज़ को शायद चाह कर भी काफ़ी हद तक कंट्रोल नहीं कर पाए। अब एक चीज़ ये ठीक तो नहीं है बिल्कुल। हाँ, ओवर द काउंटर दवाई कब ली जा सकती है, उसको लेने के लिए जो सबसे अहम बात है, एक चीज़ की कंफर्मेशन होनी चाहिए कि ये क्रॉनिक बीमारियों में नहीं ले सकते। ओके। कोई चीज़ ऐसी नहीं कि आप कोई 2 साल से ले रहे हैं और आप उसे ओवर द काउंटर है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बात नहीं, एक चीज़। और दूसरी, अगर किसी किस्म की और भी दवाई खा रहे हैं तो फिर भी ओवर द काउंटर नहीं लेनी। इवन अगर आप ओवर द काउंटर ले रहे हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। तो साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल उनकी लो ज़रूर है, जैसे आइबुप्रोफेन की साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल ज़्यादा है, पैरासीटामोल के कम है, लेकिन स्टिल साइड इफ़ेक्ट्स हैं बिल्कुल। और कुछ बीमारियों में उसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं आइबुप्रोफेन से भी। तो ये कैटेगरी कहाँ पे देनी है, तो इसके लिए डिसीजन कि ओवर द काउंटर दवाई खानी है या नहीं, एक तो लंबे अरसे के लिए बिल्कुल नहीं कोई दवाई लेनी, दूसरा अगर कोई और बीमारी है साथ फिर भी नहीं लेनी, और दवाई के साथ दवाई मिक्स नहीं करनी। सो यकीनन डॉक्टर साहब आज की ये तमाम इंफॉर्मेशन पेशेंट्स के लिए और तमाम कम्युनिटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी यकीनन।
जिस तरह से मतलब एक नॉर्मली आपने फिगर बताया था कि 84% लोग जो हैं वो सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, तो इट्स अ बिग नंबर। और उन तमाम लोगों के लिए जिन जिन तक ये मैसेज पहुंच सके कि वो जिस तरह से ये सेल्फ़ मेडिकेशन कर रहे हैं और विदाउट एनी कंसल्टेशन एंड विदाउट एनी जो कि उसका रियल यूज़ भी नहीं है, तो उन सब के लिए एक बहुत अवेयरनेस का सेशन रहा। और यकीनन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब आप कंक्लूड कर दें इस तमाम सेशन को कि इसमें किस तरह से पेन किलर्स को जो लोग बिला जवाज़ इस्तेमाल करते हैं और उनके लिए क्या राय देना चाहेंगे आप सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं, और दूसरा उसके ऑल्टरनेट में, क्योंकि जो कि एक बेहतर लाइफस्टाइल है, जो कि एक बेहतर तरीक़ेकार है, अगर उन्हें ज़रूरत भी है किसी तरह से पेन को कंट्रोल करने की, तो उसके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे डॉक्टर साहब? हमारी ऑडियंस को आप ज़रूर बताइए। किसी भी पेन को के इलाज के लिए, जैसे हमने पहले स्टार्ट में डिस्कस किया था कि दर्द बेसिकली एक सिग्नल है कि बॉडी में कोई डैमेज चल रहा है। उस डैमेज को हमने सही करना है, ना सिर्फ कि दर्द को सही करना है। जब डैमेज ठीक होगा, दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक सिग्नल को हमने ठीक करना है। दूसरी बात, हमने अगर पेन हो रहा है तो उसको एवेल्युएट किसी प्रोफेशनल से करवाना है कि पेन की वजह कोई ख़तरनाक तो नहीं। अगर पेन की वजह ख़तरनाक नहीं है और हम रेमेडीज़ यूज़ कर सकते हैं, तो फिर उसमें हमने एक स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले होम रेमेडीज़, एक्सरसाइज, योगा, एक्यूपंक्चर। देन अगर मेडिकेशंस की तरफ जाना है तो टॉपिकल्स के बाद अगर हमने खाने वाली लगाने वाली हुई, जी अगर खाने वाली दवाएं इस्तेमाल करनी है तो उसमें भी सबसे पहले जो सेफ़ मेडिसिन्स हैं उनको इस्तेमाल करना है, उसके बाद जो लेस सेफ़ है। लेकिन ये सारी चीज़ें आपने किसी मुस्तनिद मौलिज के मशवरे के साथ इस्तेमाल करनी है। डेफिनेटली, थैंक यू वेरी मच। दिस इज़, मेरा ख़्याल ये है कि ये बहुत क्लियर और बहुत ही बेहतर तरीके से तमाम मालूमात दी गई है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस प्रोग्राम में आए। और यकीनन ये पूरी कम्युनिटी के लिए डेफिनेटली एक बहुत बेहतरी और बहुत अवेयरनेस का ज़रिया है। और यकीनन आपका यहाँ होना एक तमाम लोगों के लिए बहुत ही अल्टीमेटली इट्स अ वेरी बेनिफिशियल। सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ हम प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं और विद द नोट्स कि आपने ज़रूर, मुझे यकीन है कि जो वो तमाम लोग जो कि उन 84% में आते हैं जो कि सेल्फ़ मेडिकेशन करते हैं और सेल्फ़ मेडिकेशन में पेन किलर्स को यूज़ करते हैं, पेन किलर टैबलेट्स को यूज़ करते हैं विदाउट एनी स्पेसिफिक रीज़न, वो ज़रूर इससे अवेयर हुए होंगे और इसके ऑल्टरनेट मेथड्स को यूज़ करेंगे अब, और यकीनन इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।